हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्पर्म के बारे में, यानी शुक्राणु की संरचना के बारे में। तो एक शुक्राणु की जो संरचना होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ डायग्राम में इसको शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह एक शुक्राणु की संरचना है। तो शुक्राणु की संरचना पढ़ने से पहले शुक्राणुओं के बारे में जो कॉमन चीज़ें हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो ह्यूमन स्पर्म है, तो ह्यूमन स्पर्म को सबसे पहले देखा किसने था? तो सबसे पहले देखा था ल्यूवेन हाक नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसे सबसे पहले देखा था। अगर हम इसके शेप की बात करें, तो जो स्पर्म का शेप होता है वह स्पून शेप्ड होता है, यानी चम्मच के आकार का होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह पूरी की पूरी जो है चम्मच के जैसी जो है दिख रही है संरचना। तो यह जो है स्पून शेप्ड होता है, इसका जो शेप होता है। और अगर इसके हम साइज की बात करें, तो इसका साइज 0.05 मिलीमीटर होता है। और अगर हम माइक्रोमीटर की बात करें, तो यह लगभग 50 माइक्रोमीटर साइज का होता है, ये जो स्पर्म होता है। उसके बाद अगर हम इसके मूवमेंट की बात करें, यानी गति की बात करें, तो जो ह्यूमन स्पर्म होता है वो लगभग 4 एमएम प्रति मिनट के स्पीड से क्या करता है? मूवमेंट करता है, यानी गति प्रदर्शित करता है। अगर हम इसके लाइफ स्पान की बात करें, यानी इसके जीवन काल की बात करें, तो इसका जो जीवन काल होता है, तो पहली बार स्खलन के बाद इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 24 आवर्स, यानी 24 घंटे का होता है। अब इसके बाद ये जो सीमेन होता है ह्यूमन का, यानी जो वीर्य होता है, तो ये सीमेन में क्या होते हैं? इस सीमेन में सबको पता है स्पर्म पाए जाते हैं। और ये जो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा होता है, तो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा आपस में मिलकर जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? सीमेन का निर्माण करते हैं। अब अगली जो इसकी खास बात है कि लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, यानी छोड़े जाते हैं पर इजैकुलेशन। पर इजैकुलेशन का मतलब हर स्खलन में लगभग 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं? स्पर्म छोड़े जाते हैं। और एक चीज आप ये भी जान लीजिएगा कि, और एक चीज ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, तो इनमें जो 60% स्पर्म है, इनका नॉर्मल शेप और साइज होना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। और इनकी जो तीव्र गतिशीलता होती है वो 40% जो है होनी जरूरी होती है, नहीं तो ये ओवम के साथ फ्यूज नहीं करेंगी। क्योंकि इन्हें ओवम के साथ फ्यूज करने के लिए इनमें जो है नॉर्मल शेप और साइज जो इनकी होती है वो 60% लगभग सेम होनी चाहिए, और जो तीव्र गतिशीलता है वो 40% होनी चाहिए। आगे अब हम पार्ट्स ऑफ स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्पर्म के कितने भाग होते हैं। तो एक स्पर्म के अंदर 4 मुख्य भाग होते हैं। एक तो हेड होता है, दूसरा नेक होता है, तीसरा मिडिल पीस होता है, और चौथा क्या होता है? टेल होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा हेड है, ये वाला पार्ट आपका नेक है, ये आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक का भाग क्या है? मिडिल पीस है। उसके बाद ये पूरा क्या है? आपका टेल है। तो अगर हम इसके हेड की बात करें सबसे पहले, तो इसके हेड में एक तो होता है आपका न्यूक्लियस, और दूसरा होता है एक, आप यहाँ पे ए है और यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस देख सकते हैं। तो अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें होते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। और आनुवंशिक पदार्थ के रूप में इसमें मुख्य रूप से होता है आपका डीएनए और प्रोटीन। क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं? साथ ही साथ ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, अब हैप्लॉइड का मतलब ही होता है अगुणित, यानी ये क्या होता है? ये हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। अगुणित इसलिए होता है क्योंकि जब यह अगुणित अवस्था में फीमेल के एग्स से मिलता है, तो फीमेल के जो एग्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। तो ये फिर
ये भी अगुणित है, स्पर्म भी अगुणित है, और एग्स भी क्या है, वो अगुणित है। तो वो आपस में मिलके डिप्लॉयड हो जाते हैं जब उनमें निषेचन की क्रिया होती है, और फिर वो क्या करते हैं, बाद में जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। अब अगर हम एक करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक कैप के जैसी संरचना है जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर स्थित है। तो यह स्पर्म के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसका जो निर्माण होता है, वो सोम का जो निर्माण होता है, उसका निर्माण कौन करता है, तो यह गाल्जी बॉडी करता है। गाल्जी बॉडी को हम गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो गाल्जी बॉडी क्या करता है, गाल्जी बॉडी इस एक्रोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। अब दूसरी खास बात कि यह जो एक्रोसोम होता है, यह क्या करता है, स्पर्म लाइसिन नामक एक पदार्थ का स्राव करता है, और इस स्पर्म लाइसिन में दो प्रमुख एंजाइम होते हैं। एक होता है आपका हाइलुरोनिडेज, और एक होता है एक्रोसिन। और ये जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है और ये जो एक्रोसिन एंजाइम है, तो ये नेचर में कैसे होते हैं, ये नेचर में होते हैं आपके प्रोटियोलाइटिक इन नेचर, यानी प्रोटियोलाइटिक प्रकृति के होते हैं। और इन्हीं प्रोटियोलाइटिक नेचर की वजह से ये एंजाइम क्या करते हैं, ये निषेचन के वक्त जो अन्य झिल्ली होती है, उस अन्य झिल्ली को क्या करते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। दो तारक केंद्र यानी दो सेंट्रियोल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख भी सकते हैं। यहाँ पे यह जो ब्लैक रंग का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यह आपका डिस्टल सेंट्रियोल है। तो दो प्रकार के तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, तो इसके ग्रीवा वाले पार्ट में। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इस स्पर्म का, ये इसका नेक है, ग्रीवा है। तो अगर हम इस तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल के पोजीशन की बात करें, तो ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर क्या होते हैं, स्थापित होते हैं, यानी मौजूद होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक यहाँ पे है डिस्टल सेंट्रियोल। तो एक दूसरे के ऊपर ये 90 डिग्री के अंश पे क्या है, ये स्थापित है, स्थित है। अगर हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यानी समीपस्थ तारक केंद्र की बात करें, तो यह जो समीपस्थ तारक केंद्र होता है, तो यह निषेचन के वक्त क्या किया जाता है, मादा के एग्स को दे दिए जाते हैं। यानी यह जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, फर्टिलाइजेशन के वक्त जो है क्या किए जाते हैं, यह जो मादा के यानी फीमेल के जो एग्स होते हैं, उन्हें ये दे दिए जाते हैं। लेकिन इनका एक महत्वपूर्ण काम ये है कि ये जो है विदलन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, यानी क्लीवेज में ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये स्पर्म ओवम से फ्यूज करता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। फिर जाइगोट के बाद क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट के बाद जो इम्ब्रियो बनेगा तो उसमें विदलन की प्रक्रिया होती है। तो उसी विदलन में ये क्या करते हैं, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और अगर हम डिस्टल सेंट्रियोल यानी दूरस्थ तारक केंद्र की बात करें, तो इसका सबसे प्रमुख कार्य है, यह मुख्य रूप से जो अक्षीय तंतु होते हैं यानी एक्सियल फाइबर होते हैं, उनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आप जो है एक्सियल फाइबर्स को देख सकते हैं। ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल से चालू हुआ है और ये पूरे टेल रीजन तक फैला हुआ है। इस एक्सियल फाइबर का ये निर्माण करते हैं कौन, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वह है मध्य भाग यानी मिडिल पीस। तो आप इस स्पर्म के स्ट्रक्चर में यहाँ से लेके यहाँ तक इसके मिडिल पीस को देख सकते हैं। तो इसका जो मिडिल पीस होता है, तो इसके अंदर जो अक्षीय तंतु होता है, ये रेड कलर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से लेके ये पूरे टेल रीजन तक फैला हुआ है, जो एक्सियल फाइबर होता है यानी जो अक्षीय तंतु होता है,
तो यह मिडिल पीस के चारों ओर, यानी ये जो पूरा का पूरा मिडिल पीस है इसके चारों ओर क्या करता है, एक पतली परत बनाता है, यानी एक पतला लेयर बनाता है, जिसे हम मेनचेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनचेट कहते हैं। और दूसरी चीज कि इसके अंदर ये जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, आप देख सकते हैं। तो यह जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यह शुक्राणुओं की गति के लिए क्या करता है, लगातार स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता रहता है। और आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो स्पर्म को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, तो वो ऊर्जा इनमें मौजूद यह जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है वो लगातार क्या करता है, इनको प्रोवाइड करता रहता है स्पर्म को। अब देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक तो यह माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के रूप में स्पर्म के अंदर मौजूद होता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है इसे हम कह देते हैं निबेन कर्ण। क्या बोलते हैं? निबेन कर्ण बोल देते हैं, यानी निबेन कर्ण शीथ बोल देते हैं, निबेन कर्ण आच्छद बोल देते हैं। और यह जो निबेन कर्ण शीथ होता है, यह क्या करता है, यह शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है, यानी जो स्पर्म होते हैं वो ओवम तक आसानी से जा सके, इसके लिए जो मूवमेंट होता है, गति होता है, उसको यह निबेन कर्ण क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। जो चौथा और अंतिम पार्ट है स्पर्म का, वो है आपका टेल, यानी इसकी पूंछ। अब यहाँ से लेके ये पूरा आप इसके टेल को देख सकते हैं, और इसके टेल में पूरी तरह से ये भरे हुए जो एक्सियल फाइबर्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो टेल होता है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पर्म होते हैं, एक तो ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी चल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा सकते हैं। तो इसीलिए चूंकि स्पर्म क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो मोटाइल स्पर्म को ही हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ बोल देते हैं। अब इसका अपवाद है, चूंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्पर्म में पूंछ है, इसी की वजह से ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसका एक्सेप्शन है स्कैरिस, यानी राउंड वर्म। ये जो स्कैरिस होता है, स्कैरिस के पास क्या होता है, पूंछ रहित स्पर्म होता है, यानी पूंछ रहित शुक्राणु होता है। और इस पूंछ रहित शुक्राणु को हम क्या बोल देते हैं, अमीबाइड स्पर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अमीबाइड स्पर्म बोल देते हैं। और इस टेल के अंदर, इस पूरे के पूरे टेल के अंदर स्पर्म के क्या होते हैं, अक्षीय तंतु प्रेजेंट होते हैं, यानी ये एक्सियल फाइबर्स क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज आप नोट करिएगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, कि स्पर्म का जो योग्यता अर्जन होता है, यानी इसका जो कैपेसिएशन होता है, योग्यता अर्जन का मतलब होता है जब नर अपना स्पर्म छोड़ता है, तो उसका जो पूरी तरह से मेच्योरेशन, एक प्रकार से आप समझ लीजिए, यानी परिपक्वन जो होता है, तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी मादा जनन पथ में ही होता है। ऐसा साइंटिस्ट लोगों का, यानी वैज्ञानिकों का क्या है, मानना है। अब अंतिम में एक चीज आप ये ध्यान दीजिए, एक चीज आप ये नोट कर लीजिए, कि ये जो स्पर्म होते हैं, इन्हें सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, इन्हें हम नेकेड आई यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा आपने जो डायग्राम देखा, ये था स्पर्म के बारे में, और हमने स्पर्म के बारे में बारी बारी से सभी जो इसके भाग हैं, पार्ट हैं, इनमें मौजूद जो चीज़ें हैं उनको देखी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत